हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सरांश हरी। वेलकम टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में दिसंबर के महीने में 20 दिसंबर को एनडीए 1 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर देगा यूपीएससी। और यूपीएससी अगर जारी कर देगा नोटिफिकेशन तो यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ, क्यों ना उससे पहले ही हम लोग जान लें कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एनडीए 1 2024 में यूपीएससी कुछ चेंजेस करने वाला है क्या, या फिर क्या उसमें चेंजेस अगर होंगे भी तो क्या हो सकते हैं, कैसा वेटेज हो सकता है, क्या पूछ सकता है, सारी एक एक डिटेल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर इससे पहले भी कोई एनडीए का पेपर दे चुका है तो वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और जो पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं हो सकता है वो ऐसे बच्चे हो जिनको आइडिया ही ना हो, तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा सभी बच्चों को कि किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है, हमें क्या पढ़ना है आगे आने वाले टाइम में इस एनडीए 1 में। क्योंकि देखो, ध्यान रखो बेटा, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कुछ पता ही नहीं चलता बच्चे को कि हमें पढ़ना क्या है, हमें छोड़ना क्या है। तो यहाँ पे एक एक चीज डिटेल में मैं आपके सामने बात रखूंगा, लेकिन मैं जो सिलेबस की बात करने वाला हूं वो सिर्फ मैं जनरल स्टडीज वाले सिलेबस की बात करूंगा। लेकिन हालांकि जो शुरुआत होती है, क्या होता है पेपर में, है ना, किस प्रकार का पेपर होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सिलेबस सिर्फ जो बात करूंगा वो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट जनरल स्टडीज की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको पता चल रहा है कि एक तो रिटन एग्जामिनेशन होता है, एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, और दूसरा बेटा होता है यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ध्यान रखो बेटा, रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मैथमेटिक्स वाला पार्ट एंड सेकंड पार्ट है बेटा जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला पार्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप सोच रहे होगे सर ये जनरल एबिलिटी टेस्ट क्या है ना। जनरल साइंस सुना है, जनरल स्टडीज सुना है, जनरल नॉलेज सुना है, जनरल एबिलिटी टेस्ट क्या है। तो पहली बात तो जाने कि पहला जो पेपर होगा आपका रिटन एग्जाम में मैथमेटिक्स का, वो उसका ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटे का, और आपको जिसके लिए मार्क्स अलॉटेड है 300 मैक्सिमम मार्क्स का। और जो आपका सेकंड पेपर होगा रिटन में ही, एनडीए के रिटन में ही, वो होगा बेटा जनरल एबिलिटी टेस्ट, और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे अलॉट किए गए हैं। लेकिन इसका वेटेज कितना है बेटा, इसका वेटेज 600 मार्क्स का है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिटन एग्जामिनेशन का टोटल वेटेज कितना होता है। टोटल वेटेज होता है बेटा 900 मार्क्स। और जो मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि रिटन एग्जाम अगर आपने क्लियर कर भी लिया तो उसके बाद आपको एसएसबी टेस्ट या फिर एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, जिसका वेटेज भी कितना रखा गया है, 900 मार्क्स का रखा गया है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आपको मैं बताऊंगा कि पार्ट ए, पहला पेपर आपका कौन सा होगा। जो मैंने आपको बताया रिटन में दो पार्ट में पेपर होंगे, दो पेपर होंगे, तो पहला पेपर आप कौन सा दोगे और दूसरा पेपर आप कौन सा दोगे। तो पहला पेपर बेटा जो आप देने वाले हो वो है बेटा मैथमेटिक्स का पेपर, और जो पार्ट बी वाला पेपर है वो आपका होने वाला है बेटा जनरल एबिलिटी टेक्स्ट का पेपर, जीएटी। हम लोग इसे शॉर्ट में ना जीएटी के नाम से भी जानते हैं। पहला है मैथमेटिक्स एंड सेकंड है आपका गैट। ठीक है। अगला आ जाओ गैट में। देखो मैथमेटिक्स की हमारे यहाँ मयंक सर है, वो आपको बता देंगे, आपको पता ही चल गया होगा ऑलरेडी, इसकी पहले वीडियो आ चुकी है मयंक सर की, उसमें सिलेबस उन्होंने बता रखा है, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जीएटी में भी कौन कौन से अलग अलग पार्ट हैं। तो जीएटी में दो पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, जीएटी जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में, जो पार्ट ए होगा बेटा वो पार्ट ए एक होगा इंग्लिश का, और आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा सामने, यहाँ है पार्ट ए इंग्लिश, और एक पार्ट बी होगा, और उसको भी हम बात करते हैं कि वो भी कितने आगे पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला आप जान लो, पहला पार्ट ए है बेटा इंग्लिश का, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स है बेटा 200।
समझना इस चीज को, मैक्सिमम मार्क्स आपका पूरे गैट का कितना है, 600 है। 600 में से 200 मार्क्स कितना का है, किसका है, इंग्लिश का है। और अगर इंग्लिश का है तो समझ जाओ कि करीबन 50 क्वेश्चंस होंगे इसके आपके, ठीक है ना, क्योंकि 50 इंटू 4 आप करोगे तो 200 आ जाएगा, तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आपके पूछे जाएंगे। अगला आ जाओ, हमारा अगला पार्ट है बेटा, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्ट बी जनरल नॉलेज का पार्ट है, जो कि पूरा कैरी करता है कितने मार्क्स का, 400 मार्क्स का। और अगर 400 मार्क्स का कैरी कर रहा है तो इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट वो कौन कौन से हैं, पहला है बेटा जनरल साइंस का, और दूसरा पार्ट है बेटा जनरल स्टडीज का। ध्यान रखें, यहां पे जो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं सिलेबस वाला जो पोर्शन, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं बेटा जनरल स्टडीज के पोर्शन का, कि किस प्रकार से टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है, या फिर आप कहो कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर मेनली वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी रिपीटेडली पूछता है। ठीक, तो ध्यान रखो बेटा, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, और जो जनरल स्टडीज के भी जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो भी 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो जीएटी में पार्ट बी वाला पोर्शन है, जिसमें इंग्लिश होता है, जनरल साइंस होता है, जनरल स्टडीज होता है, तीनों के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, और 150 इंटू 4 करोगे तो आपके पास 600 मार्क्स का पूरा ये पेपर बन गया। ठीक है ना, आ जाओ बात करते हैं अगली चीज की, इस जनरल स्टडीज वाले पोर्शन में जो मैं 50 मार्क्स का पढ़ाता हूं जनरल साइंस के अलावा, उसमें कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जो आपको पूछता है एग्जामिनर। तो सबसे पहली चीज जानो बेटा, सबसे पहला सब्जेक्ट है जो है हिस्ट्री। ध्यान रखें, सबसे पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाता है वो है हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में भी बाइफर्केशन है, अभी आगे हम सब जानेंगे, टेंशन मत लो। सेकंड जो सब्जेक्ट है जो इसमें आता है बेटा वो है ज्योग्राफी का, ठीक है ना। हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका। थर्ड पे जो हमारा आता है बेटा वो है बेटा पॉलिटी का, ठीक है ना। फोर्थ पे जो हमारा आता है वो है बेटा इकोनॉमी का। इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद जो आपका 5th पार्ट होता है इसमें वो है बेटा स्टैटिक जीके का, और आपका जो 6th पोर्शन होता है वो होता है बेटा करंट अफेयर्स का। तो आप ध्यान रखते हुए चलें, अगर आप नए हैं, एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप अपना माइंड मेकअप कर लें कि ये चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं जो अपने 7th 8th में जब सोशल स्टडीज उनके पहली बार इंट्रोड्यूस करी जाती है तो वो सोचते हैं कैसे ना कैसे रट रुटा के पास हो जाए और खत्म कर दें, और जीवन उनका उस चीज से उसको छुटकारा पा लें उससे, इन सब्जेक्ट से। लेकिन अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो छुटकारा पा नहीं सकते। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, स्टैटिक भी पढ़ना है और करंट भी पढ़ना है। लेकिन अब आगे बात करते हैं कि हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। हिस्ट्री 4 पार्ट्स में कौन कौन से, सबसे पहला पार्ट जो हमारा होगा बेटा वो होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है ना। दूसरा जो बेटा पार्ट होगा वो होगा बेटा मेडिवल हिस्ट्री का। तीसरा जो पार्ट होगा बेटा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। और जो तीनों ही ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्टिव में। आपको इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों से काम नहीं चलेगा। जो अगली चीज है, एक तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, और 4th नंबर पे आता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इससे घबराइए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं घबराइए, इसका रीजन थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप वीडियो में आगे जाओगे, ठीक है ना। आ जाओ, वर्ल्ड हिस्ट्री और इन सब की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमने बात करी थी एंशिएंट की। एंशिएंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका, और एक और चीज ध्यान रखें,
ये जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना बेटा, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लेकर आया हूं, ये चीज यूपीएससी के प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से है ये चीजें, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसके आपको की फीचर्स पढ़ने हैं, है ना। कौन कौन सी वो अलग अलग साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कालीबंगन है ना, लोथल है, धोलावीरा है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। वो उनकी कब डिस्कवरी हुई, कैसे उनके बीच में ट्रेड हुआ करता था, कौन कौन सी सिटीज थी जो डिस्कवर की गई अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। साथ ही में आपको लास्ट में ये भी देखना है कि कैसे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका, ठीक है ना। ये आपको छोड़ना है ही नहीं। अगला टॉपिक आएगा आपका वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड वो काल है जिस दौरान पे हमारा जो ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था, लिखा गया था उस दौरान, है ना। तो ऋग्वेद हो गया आपका। उस दौरान का सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता था सोसाइटी में, किस प्रकार से क्या वो भेदभाव हुआ करता था, तो इस प्रकार की चीजें आपको पढ़नी है। और किस प्रकार से वैदिक काल के लोग ट्रेडिंग किया करते थे, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाया करते थे, इकोनॉमी कैसी थी उनकी, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। थर्ड आ गया आपका मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नाम आ जाता है मगध के किंगडम का, और अगर मगध के किंगडम का नाम आ रहा है ना तो उसमें आपको हर्यंका डायनेस्टी भी याद रखनी है ना। उसमें आपको शिशुनाग डायनेस्टी भी याद रखनी है, नंदा डायनेस्टी भी याद रखनी है, आपको मौर्य डायनेस्टी भी याद रखनी है, शुंग डायनेस्टी भी याद रखनी है, और कानवा डायनेस्टी भी याद रखनी है, ठीक। आ जाओ आप मौर्य एम्पायर में। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा एम्पायर था, उनका फाउंडेशन रखी थी। इसके बाद अशोका के बारे में आप पढ़ोगे, किस प्रकार से अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया। इसके अलावा लास्ट में इसमें आप देख सकते हो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे प्रशासन वो लोग चलाते थे, कैसे अपने किंगडम को वो रन करते थे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गोल्डन एज कहा जाता है इस गुप्ता एम्पायर को। और अगर आप गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे हो तो उनकी क्या अचीवमेंट रही है संस्कृति को लेकर, आर्ट को लेकर, कला को लेकर, है ना, कल्चर को लेकर और साइंस को लेकर, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगी अगर आप एंशिएंट पढ़ रहे हो। ये आप छोड़ नहीं सकते बेटा। बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं सर एंशिएंट छोड़ देते हैं तो क्या चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। कुछ ही तो टॉपिक है यार, समझते हुए चलोगे तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, रटने की तौर पे जाओगे तो तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे आ जाओ। अगला हमारा है बेटा मेडिवल हिस्ट्री। बहुत आसान होती है मेडिवल हिस्ट्री। आपको पढ़ना क्या है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी वहां पे डायनेस्टियां हैं, जैसे लोधी डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, है ना, तुगलक डायनेस्टी थी, मुगल डायनेस्टी थी। तो इन सब डायनेस्टीज के बारे में कह सकते हो। दिल्ली के ऊपर जिन डायनेस्टीज ने राज किया है, दिल्ली सल्तनत पे जो इन्होंने राज किया है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आप अकबर, हुमायूं, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, आप इन सब के बारे में जानोगे। लेकिन ये मत सोचना अलाउद्दीन खिलजी का नाम आया तो उसमें आपको मलिक कफूर के बारे में पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कैसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मारा, है ना। तो वो अगर हो सकता है पद्मावत का अगला पार्ट आ गया तो बात हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे हमें वो चीज नहीं देखने को मिलेगी अगर आप इस इंटरेस्ट से पढ़ना चाह रहे हो तो। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अकबर ने बहुत बढ़िया काम भी किए, बहुत बेकार काम भी किए। उन्होंने उनके दौरान पे क्या कल्चरल अचीवमेंट रहे, कौन से उन्होंने नया धर्म, दीन इलाही कहा जाता है, उन्होंने नया धर्म बनाया, उसको अपनाया। उनके जो नोबल हुआ करते थे बीरबल, वो पहले व्यक्ति बने उस दीन इलाही को मानने वाले। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी और किस प्रकार से इस मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, ये भी आप यहां पे पढ़ने वाले हो। अगला आ जाओ राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे किंगडम रहे हैं, जयपुर का किंगडम हो गया, भरतपुर का हो गया बेटा, हैदराबाद का हो गया बेटा। इसके अलावा आप देखोगे मराठाओं का हो गया, राजपूत में आप आओगे तो बहुत सारे राजपूतों के बारे में, राणा कुंभा हो गए, है ना, राणा सांगा हो गए, है ना, महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहां तक कि आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। और उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से,
ये भी आप देख पाओगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे। अगर आप रटने के तौर पे पढ़ोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, कभी जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं आ सकता अगर रटने के तौर पे आप पढ़ने वाले हो तो। ठीक, इसका भी आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच रखनी है हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे पढ़ा जाए, बोरियत हो जाती है लोगों को। अगला आ जाओ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, बहुत फैमिलियर हो गया आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री से। अराइवल ऑफ यूरोपियंस, कैसे यूरोपियन पावर आती है, यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ, पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति कैसे हुई, है ना, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल क्या रहा, किस प्रकार से उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया, शोषण किया वहां भारतवासियों का, सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए, सामाजिक रूप से उन्होंने कई सारे चेंजेस किए, और साथ में आप देखोगे कौन कौन से नेशनलिस्ट मूवमेंट चले ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान पे। ठीक है ना। अगला आ जाओ इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग अलग कौन से रहे, जैसे कि आप देखोगे गांधी जी का क्या रोल रहा सिविल डिसोबीडियंस के दौरान पे, गांधी जी का क्या रोल रहा बेटा चंपारण के दौरान पे, उनका क्या रोल रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान पे। तो आप कह सकते हो गांधीयन एरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब आप मॉडर्न हिस्ट्री उठाओगे। अगला आ जाओ गांधीयन बोस एरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी और बोस के बीच में क्या रिलेशन रहे, क्या वो सब सही रहा या सब बेकार रहा, या फिर जो आपकी मीडिया दिखाता है क्या वो उस प्रकार से काम करते थे, या फिर हो सकता है कि जो मीडिया दिखा रहा हो वो गलत दिखा रहा हो, है ना, कुछ और प्रकार का हो। अगर ये आपको जानना है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। यही तो दिक्कत है हमारे कि हम मीडिया को सच मान लेते हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ोगे तो अपने आप पता चलेगा बेटा। पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का किस प्रकार से पार्टीशन हुआ, नींव कैसे रखी गई इस पार्टीशन की, और इसकी कहानी 1930 से शुरू होती है। पार्टीशन हुआ 1947 में है लेकिन कहानी शुरू हुई है बेटा 1930 से। तो ये भी आप देखने को मिलेगा कौन कौन से इवेंट हुए जिसकी वजह से पार्टीशन करना पड़ा। तो ये रही हमारे इंडियन हिस्ट्री की बात। अगली चीज आप आ जाओ वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप देखोगे तो कुछ रिवॉल्यूशन है, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने एनसीईआरटीज में पक्का ये पढ़ा होगा, सभी लोगों के गो थ्रू होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सभी के बुक्स में आता है, टेक्स्ट बुक्स में आता है। दूसरा रहेगा आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तीसरा रहेगा आपका वर्ल्ड वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वो चीज आप देखोगे। इसके बाद चौथा रहेगा आपका कोल्ड वॉर एरा, जो कि यूएसए और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के बीच में हुआ 1991 तक जो चलता है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद एशिया और अफ्रीका के दौरान पे किस प्रकार से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म खत्म होता है, तो थोड़ी बहुत चीजें आप वहां पे भी पढ़ोगे। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्या हिस्ट्री का ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया। अगला आ जाओ आप ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में भी बेटा ध्यान रखना, जैसे हमने हिस्ट्री को बाइफरकेट किया है वैसे ही हम ज्योग्राफी को भी बाइफरकेट करेंगे। और ज्योग्राफी को जब हम बाइफरकेट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है ना। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद आप दूसरी जो पढ़ोगे वो है बेटा इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के बाद आप जो पढ़ोगे बेटा वो है बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो 3 पार्ट आपको ज्योग्राफी में पढ़ने ही पड़ेंगे। आ जाओ देख लेते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ध्यान रखें यहाँ पे कुछ टॉपिक्स होंगे शायद वो छूट गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, जैसे कि अर्थ के बारे में, उसकी शेप और साइज के बारे में, ओशियन करंट्स के बारे में, कैसे टाइड ओशियन में उत्पन्न होती है ना, ज्वार भाटा और ये सब आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। इसके अलावा आप देखोगे टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आप पढ़ोगे, है ना। कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में आप पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में आप पढ़ोगे, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स क्या होते हैं, है ना, किस प्रकार से कैसे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। साथ में टाइप ऑफ क्लाइमेट भी आप पढ़ोगे, है ना, क्लाइमेट कौन कौन से होते हैं, वर्ल्ड में कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन आप देखेंगे वहां पे कि अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो एक दिन ऐड होता है या माइनस होता है। साथ में आप मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ दी वर्ल्ड भी पढ़ेंगे। साथ में आपको एक और चीज बता दूं, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर अफेक्ट, कि अर्थ जो रिवॉल्व करता है, अर्थ रोटेट करता है, तो इन दोनों की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं, तो वो चीज भी आपको देखने को मिलेगा। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ ली ना तो इंडियन ज्योग्राफी अपने आप कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सारे समझने वाले जो टॉपिक हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में खत्म हो जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में एक टॉपिक बचता है बेटा, और वो टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट, क्योंकि एक्सेप्शनल फिनोमेना है। क्यों
एक्सेप्शनल फिनोमेना है क्योंकि एक ही टाइम पे यहाँ सर्दी भी हो रही है, बारिश भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है, तो एक ही टाइम पे ये सारी चीजें हो रही है। इस वजह से बाकी देशों से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अलग है, इस वजह से वो आपको अलग टॉपिक के रूप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, अलग अलग फॉरेस्ट हो गए बेटा, मिनरल्स हो गए, कहां पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गई, कौन सी फार्मिंग कहां पे होती है, राबी सीजन होता है, खरीफ सीजन होता है, जायद सीजन होता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, यहाँ पे आप पढ़ोगे किस प्रकार से रॉक की फॉर्मेशन होती है, वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में आप पढ़ोगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे, है ना, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स एंड मेन सी लैंड एंड सी रूट्स ऑफ इंडिया, एयर रूट्स ऑफ इंडिया, सी रूट्स के बारे में आप जानेंगे, है ना, सी पोर्ट्स कौन से, बंदरगाह के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगी। और ज्योग्राफी आपको बता दूं एनडीए के हिसाब से मैक्सिमम पोर्शन भी ज्योग्राफी का ही आता है। और खास बात ये है कि ज्योग्राफी का मैक्सिमम पोर्शन आता तो है लेकिन आसान भी बहुत होती है ज्योग्राफी। ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी में हम बात कर ले तो आपको सबसे पहली चीज आपको जो पढ़नी है, मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा, उतना पढ़ लो, बहुत है वो। ठीक, तो आप अगर इंडियन पॉलिटी उठा रहे हो तो सबसे पहला आपको टॉपिक जो पढ़ना है बेटा वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आप जो अगला टॉपिक पढ़ोगे वो है बेटा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आप पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी चीज हमने कहां से बोरो करी है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप अगली चीज जो पढ़ोगे पार्ट्स के बारे में आप पढ़ो। इसके बाद अलावा आप शेड्यूल्स के बारे में आप पढ़ो। आपको एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता दूंगा, होप सो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए ये वीडियो ले आऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, 25 के 25 पार्ट आपको याद हो जाएंगे उस ट्रिक के ट्रिक अगर आप याद कर लोगे। शेड्यूल्स आपको 12 के 12 शेड्यूल्स आपको याद हो जाएंगे। पार्ट शेड्यूल्स के बाद जब आप पढ़ोगे तो उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट का। और अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो आपको बेटा वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ना पड़ेगा। और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा आप आओगे जुडिशरी में तो आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा आप देखोगे आपको पूरा का पूरा पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा हो गया। इसके अलावा आप लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी आपको पढ़ना है, मतलब विधानसभा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और अगर विधानसभा के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें विधान परिषद भी आ गया, स्टेट लेजिस्लेचर भी आ गया। और उसके स्टेट लेजिस्लेचर आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नर की भी बात करी जा रही है यहाँ पे राज्यपाल भी आ गया। तो ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको पॉलिटी में एक नंबर भी एग्जामिनर आपका काट नहीं पाएगा। ठीक है ना। अगला आ जाओ इंडियन इकोनॉमी, बहुत आसान सब्जेक्ट है, एनडीए के लिए ना के बराबर आता है। 2 से 3 टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला उनमें से टॉपिक है बेटा आरबीआई। दूसरा इसके लिए आपको जो पढ़ना है वो है बेटा 5 ईयर प्लान, ये है आपका दूसरा टॉपिक। और तीसरा जो टॉपिक होता है बेटा इसमें वो होता है यूनियन बजट। हालांकि आप जो है ना बेटा एग्जाम देने वाले हैं एनडीए 1 2024 का 21 अप्रैल को, इस वजह से ये टॉपिक ऐड हो रहा है आपके में। और क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि यूनियन बजट फरवरी 2024 में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आप आ जाएं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर आप 6 महीने का अगर पढ़ लेते हो, कहने का मतलब 6 महीने का कितना हुआ, अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो अगर आप सितंबर से लेकर मार्च तक का पढ़ लेते हो तो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टैटिक जीके में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लाने वाला हूं इसी चैनल पे, साथ में आप उसको देखते हुए चलो। बहुत टॉपिक जैसे कि क्या हो गए, नेशनल कौन से सिंबल्स है ना, इसके अलावा डैम्स कौन कौन से हैं, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन कौन सी है, सी कौन सा है, ऐसे तमाम टॉपिक है, 40 से 50 टॉपिक है जो मैं आपको ट्रिक के हिसाब से याद करा दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। स्टैटिक जीके ध्यान रखें, कुछ आने वाले दिनों में वो लेक्चर शुरू कर दूंगा मैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को, क्योंकि स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे एनडीए के हिसाब से, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर
अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं, ये सारा तो चलो हमने देख लिया कि क्या क्या सिलेबस आएगा। बहुत बच्चों के डाउट होते हैं सर हम कितना पढ़े, है ना, कहां से हम ज्यादा पढ़े, कहां से हम कम पढ़े, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहला है हमारा हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है ना। हिस्ट्री की पोर्शन की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में बेटा ध्यान रखो 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, हिस्ट्री के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है बेटा, ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है। दूसरा है बेटा ज्योग्राफी, जिसमें बेटा 16 से 19 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखो, और इनटू मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेना, अपने हिसाब से पता चल जाएगा कितना नंबर का आता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी में बेटा 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी के आप कह सकते हो 0 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हो सकता है आए भी ना क्वेश्चन। अगली अगर हम बात करें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, तो ये जो पोर्शन कवर करता है दोनों के मिलाकर बता रहा हूं 8 से 10 क्वेश्चन। तो ये है बाइफर्केशन टॉपिक वाइज वेटेज का। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनको आइडिया लग गया होगा। अपनी तैयारी बेटा शुरू कर दो, इंतजार मत करो यूपीएससी के नोटिफिकेशन का। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूपीएससी अपना सिलेबस बता देगा, यूपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करा देगा, लेकिन तुम तो आज से शुरू कर लो। नहीं किया, कर दो शुरू, उठाओ किताब कॉपी और बैठ जाओ बेटा लगन के साथ, है ना। नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं, कुछ अलग नहीं होने वाला। जो यहां बताऊंगा वही चीज वो नोटिफिकेशन में भी रिलीज कर देगा। तो आई होप आपको सब चीज क्लियर हो गई होगी। अपनी तैयारी शुरू कर दे बेटा। स्ट्रेटेजी के आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको लाने वाला हूं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।